वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजनीति। यहाँ बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको आपके राज्य की हर एक खबर, हर एक अपडेट मैं दूंगी। सबसे पहले आपको दिखाएंगे देवरिया में हुआ दिल दहलाने वाला वो हत्याकांड, जिस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी खबर ये होगी कि कैसे सीएम योगी का जलवा 7 समंदर पार तक पहुंचा और क्यों उनकी चर्चा अंग्रेजों के बीच भी इस वक्त हो रही है। वहीं बिहार में बंटवारे पर पेंच कहां पर फंस रहा है और कैसे सीटों पर नया कलेश बनता दिख रहा है, ये भी आपको समझाएंगे। तो साथ ही गोल्डन टेम्पल में राहुल गांधी ने क्या अरदास की और राहुल की आस क्या रही, ये भी आगे आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यूपी की करते हैं। यूपी के एक जिले देवरिया में 2 अक्टूबर की सुबह खूनी रंजिश के साथ शुरू हुई। जमीन को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ, 6 लोगों की जान चली गई और इस वारदात में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई है, जिसके बाद से ही यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब इन 2 तस्वीरों से पूरी घटना का सार आपको समझाते हैं। एक तरफ देवरिया में जमीन विवाद के बाद हुए खूनी संग्राम की तस्वीर है, तो वही संग्राम जिसने 6 लोगों की जान ली और इस घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। देवरिया में हुई उस घटना के बाद क्या एक्शन प्लान तैयार हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि देवरिया के रुद्रपुर इलाके में जमीन का झगड़ा इस कदर बढ़ जाएगा कि 6 लोगों की जान ले लेगा। लेकिन 2 अक्टूबर की सुबह जब देवरिया के फतेहपुर गांव का मंजर लोगों ने देखा तो हर तरफ नजर आया सिर्फ सुर्ख खून और चीखों का शोर। नरसंहार जैसे इस मंजर के पीछे वजह थी 2 परिवारों के बीच हुआ झगड़ा। जमीन को लेकर के शुरू हुआ ये विवाद 6 लोगों की मौत का सबब बन गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 6 लोगों के मर्डर की खबर पहुंचने के साथ ही पुलिस ने मामले में तहकीकात शुरू की। शवों को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू की गई। देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के ये लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। देवरिया में हुए इस हत्याकांड की खबर यूपी की राजधानी लखनऊ तक भी जा पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वारदात की जानकारी मिलने के साथ ही एक्शन मोड में आए। पहले तो ट्वीट कर हत्याकांड के मुजरिमों को किसी भी हाल में ना बख्शने की बात दोहराई। इसके साथ ही इस हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नजर बना रखा है। मामले की जांच के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मौके पर तहकीकात के लिए पहुंच गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब हत्याकांड में भी सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते दिखे। देवरिया हत्याकांड बहुत दुखद है और इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई दिखा दी है। इस जमीनी विवाद की जानकारी देवरिया के स्थानीय पुलिस को पहले से थी। आखिर पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, सरकार का तंत्र क्या कर रहा था। देवरिया में हुआ हत्याकांड दिल दहला देने वाला है। 6 लोगों के मर्डर की इस वारदात के बाद यूपी का शासन और प्रशासन दोनों पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। लेकिन सियासी दलों को अभी भी इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है। जरूरत इस वक्त हत्याकांड का शिकार हुए परिवार तक मदद पहुंचाने की है, न कि अपना सियासी फायदा तलाशने की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देवरिया में हुए हत्याकांड पर योगी सरकार फौरन एक्शन मोड में आई और अपराधों को लेकर के योगी सरकार का यही एक्शन पूरी दुनिया में प्रदेश सरकार के लिए सराहना की वजह बना है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तारीफ 7 समंदर पार तक हो रही है। दरअसल लेखक शांतनु गुप्ता ने ब्रिटेन में सांसद वीरेंद्र शर्मा को अपने सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्राफिक नोवेल यानी नॉवेल माफ कीजिएगा अजय टू योगी आदित्यनाथ तोहफे में दिया। और इस ग्राफिक नॉवेल की खास बात यह थी कि इनकी हर कॉपी में एक पोस्ट कार्ड था जिसे योगी आदित्यनाथ को भेजा जा सकता था। और इसी पोस्ट कार्ड पर ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा ने अपना खास मैसेज सीएम योगी तक पहुंचाया है। इस पोस्ट कार्ड में उन्होंने लिखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं आपको उत्तर प्रदेश को कामयाब राज्य बनाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। आप प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं और जिसकी उन्होंने शुभकामनाएं इस पोस्ट कार्ड के जरिए योगी आदित्यनाथ को दी है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ यूं ही नहीं भारत से ब्रिटेन तक की जाती है, बल्कि इसके पीछे कानून व्यवस्था से लेकर के उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ के विजन जैसी वजह है। और इसी विजन का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में जारी विकास का सिलसिला। विकास को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जो विजन तैयार किया है, अयोध्या उसका एक अहम हिस्सा है। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां राम पथ पर लगने वाले स्तंभ पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये स्तंभ देश के 290 जगहों पर लगेंगे, जिनकी शुरुआत रामनगरी अयोध्या से की जा रही है। राजस्थान में बन रहे ये स्तंभ न सिर्फ अयोध्या की सुंदरता में चार चांद लगाएंगे, बल्कि अयोध्या में नई पहचान बनकर के भी सामने आने वाले हैं। अयोध्या में राम स्तंभ के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान से तैयार होकर के आए ये स्तंभ देश में 290 जगहों पर लगेंगे, जिनके जरिए अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक जहां जहां श्री राम के चरण पड़े, वहां बन गगन मार्ग पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। इस स्तंभों की खासियत क्या कुछ होगी, ये भी आपको समझा देते हैं। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगने वाले तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबे वन और गगन मार्ग के बीच श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। इन स्तंभों पर 4 भाषाएं लिखी जाएंगी। इसके अलावा स्तंभ पर उस स्थान और श्री राम के जुड़े प्रसंग की पूरी जानकारी लिखी जाएगी। साथ ही साथ श्री राम स्तंभ पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित संस्कृत श्लोक भी अंकित होंगे। उत्तर भारत में इन स्तंभों में हिंदी में भावार्थ भी लिखा जाएगा, जबकि दक्षिण भारत में संस्कृत के श्लोक के साथ वहां की स्थानीय भाषा में इसका अनुवाद किया जाएगा। इनके अलावा इस इलाके में प्रसंग को लेकर के क्या किंवदंती है, ये भी स्तंभ पर लिखी जाएगी। तो ये कुछ चीजें योगी आदित्यनाथ ने किया है और देखा जाए तो श्री राम स्तंभ अयोध्या से रामेश्वरम तक भारत को एक सूत्र में बांधता नजर आएगा। लेकिन इसी बीच एक केंद्रीय मंत्री ने यूपी के ही 2 टुकड़े करने की मांग रखी है। ये मांग रखी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने, जिनका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना देना चाहिए। दरअसल रविवार को मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हुई, जिसमें देश विदेश के जाट समुदाय के लोग पहुंचे और इसमें पश्चिम को अलग प्रदेश बनाने की मांग उठी। केंद्रीय मंत्री बालियान ने तर्क दिया कि पश्चिमी यूपी की आबादी 8 करोड़ है और इसको अलग राज्य बनना ही चाहिए। उधर बहुत से छोटे छोटे प्रदेश हैं और जिस दिन पश्चिमी अलग राज्य बन जाएगा तो ये देश का सबसे अच्छा और समृद्ध प्रदेश होगा। और इसी बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये दिखा देते हैं। मैं खोल के कहता हूँ, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। पार्टी के नेता तक पहुंचाएंगे इस तरह की बात, या पहुंचाइए अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं। संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यूपी को बांटने की मांग पहली बार उठी है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश को अलग अलग राज्य में बांटने की मांग उठाई गई है। यूपी को बांटने की मांग कई बड़े सियासी चेहरे भी पहले उठा चुके हैं। नए राज्य के निर्माण के सबसे बड़े समर्थक रालोद प्रमुख स्वर्गीय अजीत सिंह रहे। अजीत सिंह कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की कुल आय का करीब 72% योगदान देता है और बदले में पश्चिमी यूपी को जो मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। राज्य के बजट का सिर्फ 18% पश्चिमी यूपी के विकास पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा साल 2007 में सत्ता में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश को 4 अलग अलग राज्यों में बांटने की तैयारी की थी। 2007 के बाद मार्च 2008 और दिसंबर 2009 में उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग राज्यों में विभाजित करने के सिलसिले में प्रधानमंत्री को खत भी लिखा गया। 15 नवंबर 2011 को मायावती की कैबिनेट ने बेहतर प्रशासन और शासन के लिए उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग राज्यों में विभाजित करने की मंजूरी भी दे दी थी और तभी से ये मांग उठती रही। उत्तर प्रदेश को बांटने की मांग हो रही है, लेकिन इसी बीच देश में एक ऐसा भी नेता है जो भारत को जोड़ने की बात करता है। हमारा इशारा राहुल गांधी की तरफ है, जो आज अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत पंजाब के अमृतसर पहुंचे। राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास के लिए पहुंचे। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। प्रार्थना के बाद वो सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त गए और श्रद्धालुओं के इस्तेमाल किए गए पानी के बर्तनों को साफ करके सेवा की। राहुल गांधी ने अपने सिर को नीले रंग के कपड़े से ढक करके स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में मत्था टेका। राहुल गांधी के मंगलवार को सुबह धार्मिक किया पालकी सेवा में भी शामिल होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। राहुल का पंजाब का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब 2015 के मादक पदार्थ मामले में
कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। पार्टी के कुछ नेता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में आप के साथ गठबंधन का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी कांग्रेस का कहना है कि ये राहुल गांधी का निजी दौरा है। अब इसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये तमाम बातें राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर की जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड की मांग को लेकर के टीएमसी दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का फंड नहीं मिल रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देंगे। टीएमसी के धरने में बड़ी संख्या में बंगाल के मनरेगा मजदूर भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली आने के लिए बुक की गई ट्रेन और फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी टीएमसी को जवाब दिया। अब दिल्ली में कैसे टीएमसी बनाम बीजेपी का अखाड़ा तैयार हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाई। इस तरीके से आज उन्होंने जोर जबरदस्ती, खास करके पत्रकारों के साथ भी जिस तरीके से वो लोग पेश आए या मिसबिहेव किए या मैनहैंडल किए, उसे ये साफ पता चलती है कि बीजेपी डरी हुई है। ये 56 इंच छाती की जो बात होती है, ये दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जी का 56 इंच छाती। एक बात तो साफ है कि अगर जनता आपके सामने खड़ी हो जाए तो किसी यूपीए के समय 58,000 करोड़ रुपया है, तो एनडीए के समय 2,05,003 करोड़ रुपए, 2,05,003 करोड़ रुपए। ये अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार से कोई कमी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं रखी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और कुछ ऐसे नेताओं को भेजना पड़ा जो भ्रष्टाचार जमीन पर चल रहा है, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस पर लीपापोती करने के लिए अपने कुछ नेताओं को यहां पर भेजा है।